जय श्री कृष्णा बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। बेटा याद करो, पिछले लेक्चर में हमने किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ना शुरू किया था। हमने कहा था किंगडम मोनेरा के जो सोल मेंबर्स होते हैं वो होते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, फिर हमने प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर देखा था। फिर हमने बोला था कि बैक्टीरिया कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया में हमने मेनली यू बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना शुरू किया था। यू बैक्टीरिया के अंदर हमने पहले शेप देखा था यू बैक्टीरिया का, फिर मोटिलिटी देखी थी। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला की बात की थी यू बैक्टीरिया के अंदर, याद करो। फिर हमने इलाई के बारे में पढ़ा था। फिर हमने स्ट्रक्चर ऑफ यू बैक्टीरिया पढ़ा था जिसमें हमने ग्लाइकोकैलिक्स की बात की, सेल वॉल की बात की, सेल मेम्ब्रेन की बात की, साइटोप्लाज्म की बात की, मीजोजोम्स के बारे में हमने इंपॉर्टेंट में पढ़ा। फिर उसके बाद इंक्लूजन बॉडीज की बात की हमने, बेटा फिर याद करो। उसके बाद हमने पॉलीजोम के बारे में पढ़ा था। तो इतना कुछ हम पिछले लेक्चर में देख के आए थे। इस लेक्चर में हम यू बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल की बात करने वाले हैं। किसकी? जेनेटिक मटेरियल की। देखो बेटा, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो मेन जेनेटिक मटेरियल है वो है डीएनए। ठीक है, बैक्टीरिया का, यू बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए। अब डीएनए भी दो तरह के होते हैं, एक होता है मेन डीएनए, एक होता है प्लाज्मिड। मेन डीएनए को ही हम जिनोमिक डीएनए कहते हैं। जो मेन डीएनए होता है, देखो ये यहाँ पर है, ये मेन डीएनए कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड। डीएस का मतलब होता है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, जो कि नेकेड होता है। नेकेड क्यों? क्योंकि इस डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं प्रेजेंट होते, तो इसीलिए डीएनए कैसा है? नेकेड है। और डीएनए जीसी रिच है, यानी कि गुआनिन और साइटोसिन की अमाउंट ज्यादा है। ठीक, मेन डीएनए है, यही जीनोमिक डीएनए है। क्यों? क्योंकि यही मेन डीएनए के पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है बैक्टीरिया का, और यही मेन डीएनए कंट्रोल करता है बैक्टीरिया के मेटाबॉलिक एक्टिविटी को। आपको पता है बेटा, जो एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो डीएनए होता है ना, एक ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए होता है, उसके डीएनए में प्रेजेंट होते हैं जीन। और जब ये जीन एक्सप्रेस होते हैं तो हमें कैरेक्टर देखने को मिलते हैं उस ऑर्गेनिज्म के अंदर। डीएनए के अंदर क्या प्रेजेंट है? जीन। और जीन ही किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? कैरेक्टर के लिए। ठीक है, इतना बेसिक याद रखना। जैसे अगर कोई इंसान है वो टॉल है तो उसका कैरेक्टर कैसा है? टॉल। तो उसके जो जीन्स है वो अच्छे वाले टॉल वाले जीन्स है। कहते हैं ना कि भाई तेरी हाइट जेनेटिक है, तेरे घर में तो सब लंबे हैं, तेरे पापा भी लंबे, मम्मी भी लंबे है, सब कोई लंबे है, तो तू भी लंबा होगा क्योंकि तेरे जीन्स वैसे है। तो जो कैरेक्टर है वो किसके वजह से आता है? जीन के वजह से। और ये जीन कहाँ प्रेजेंट होता है? डीएनए के अंदर। ठीक है, तो डीएनए के पास क्या है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। तो जो यू बैक्टीरिया है उसका मेन डीएनए क्या करता है? कंट्रोल करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी को, और इसके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। लेकिन मेन डीएनए होने के साथ साथ यू बैक्टीरिया में प्लाज्मिड भी प्रेजेंट होता है, जो कि छोटा सा एक्स्ट्रा जिनोमिक डीएनए। एक्स्ट्रा जिनोमिक क्यों बोला? क्योंकि जिनोमिक डीएनए के अलावा, यानी कि जिनोमिक डीएनए के साथ साथ अलग से एक्स्ट्रा डीएनए, इसीलिए प्लाज्मिड को कहा एक्स्ट्रा जिनोमिक डीएनए। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा जिनोमिक डीएनए है ये कैसा होगा? स्मॉल होगा कंपेयर टू मेन डीएनए। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होगा और कन्फर करता है। कन्फर शब्द का मतलब है बेटा, कन्फर शब्द एनसीईआरटी में लिखा है, कन्फर शब्द का मतलब होता है प्रोवाइड करना। तो ये जो प्लाज्मिड है ये क्या प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को? सर्टेन यूनिक फेनोटाइपिक कैरेक्टर। फेनोटाइपिक का मतलब क्या होता है? ऐसे कैरेक्टर जो विजिबल है, जैसे मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, एक्सटर्नल कैरेक्टर जो आप आंख से देखकर बता सकते हो। ठीक है, जैसे किसी की हाइट हो गया, किसी का हेयर कलर हो गया, किसी का आई कलर हो गया, ये सब क्या है? फेनोटाइपिक कैरेक्टर है। तो ये जो प्लाज्मिड है ये क्या करता है? बैक्टीरिया को प्रोवाइड करता है कुछ यूनिक फेनोटाइपिक कैरेक्टर। वो क्या है अभी हम देखने वाले। पर उससे पहले ये समझो, प्लाज्मिड बेटा दो तरह के होते हैं। बेसिकली दो होते बहुत तरह के, लेकिन आपके सिलेबस में दो तरह के जो आपको याद रखना है। एक होता है एफ प्लाज्मिड, एक होता है आर प्लाज्मिड। एफ प्लाज्मिड में एफ टर्म का मतलब है फर्टिलिटी। फर्टिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, एफ प्लाज्मिड में एफ का मतलब क्या है? फर्टिलिटी। देखो जैसे ये एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के पास ये मेन डीएनए है। मेन डीएनए होने के साथ साथ इसके पास जो प्लाज्मिड है वो एफ प्लाज्मिड है। एफ प्लाज्मिड मतलब फर्टिलिटी प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड एफ प्लाज्मिड है तो ये एफ प्लाज्मिड क्या करेगा? कुछ ना कुछ यूनिक फेनोटाइपिक कैरेक्टर इस बैक्टीरिया को प्रोवाइड करेगा। तो ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास एफ प्लाज्मिड होता है उनमें आपको ये एफ पिलाई देखने को मिलता है, जिसे सेक्स पिलाई भी कहते हैं, ये लॉन्गर पिलाई भी इसे हम कहते हैं। तो इस बैक्टीरिया के पास ये एफ पिलाई क्यों है? इस बैक्टीरिया के पास तो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है ना, इसके पास एफ प्लाज्मिड ही नहीं है। अगर एफ प्लाज्मिड होगा तो ये एफ प्लाज्मिड क्या कन्फर करेगा? यूनिक फेनोटाइपिक कैरेक्टर। क्योंकि प्लाज्मिड का काम क्या है? प्रोवाइड सर्टेन यूनिक फेनोटाइपिक कैरेक्टर। तो ये जो बैक्टीरिया था इसके पास एफ प्लाज्मिड था, इसी की वजह से
इस बैक्टीरिया के पास एफ पिलाई आपको देखने को मिलेगा। और ऐसे बैक्टीरिया जिनमें आपको एफ पिलाई देखने को मिले उसे एफ प्लस बैक्टीरिया भी कहते हैं या मेल बैक्टीरिया भी कहते हैं। ठीक है, और ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास एफ प्लाज्मिड नहीं है उनमें आपको एफ पिलाई देखने को नहीं मिलेगा, तो ऐसे बैक्टीरिया को एफ नेगेटिव बैक्टीरिया या फीमेल बैक्टीरिया भी कहते हैं। एफ पॉजिटिव मेल बैक्टीरिया, एफ नेगेटिव फीमेल बैक्टीरिया। ठीक है, ऑलराइट। चलो चलो अब आगे मैं आपको थोड़ी देर बाद समझाऊंगा कि ये एफ पिलाई का काम क्या है। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए यहां आइए आर प्लाज्मिड में। आर प्लाज्मिड में आर का मतलब है रेजिस्टेंस, यानी कि अगर किसी बैक्टीरिया के अंदर आर प्लाज्मिड है तो ये आर प्लाज्मिड उस बैक्टीरिया को प्रोवाइड करता है रेजिस्टेंस अगेंस्ट सर्टेन एंटीबायोटिक्स। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपको बुखार आया तो डॉक्टर आपको कुछ एंटीबायोटिक्स लिख कर देता है। ठीक है, हो सकता है आपके बॉडी में कोई पैथोजन बैक्टीरिया एंटर कर गया हो और वो डिजीज कॉज कर रहा है, फीवर कॉज कर रहा है। तो आप जब डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक देता है कि ये ले बेटा एंटीबायोटिक खा ले, तेरा बुखार चला जाएगा। तो जब आप वो एंटीबायोटिक खाते हो ना, तो एंटीबायोटिक खाने का एक कोर्स होता है। डॉक्टर बोलता है कि देखो कम से कम 4 दिन आपको ये एंटीबायोटिक के टैबलेट खाने हैं, भले ही 2 दिन के बाद बुखार ठीक हो जाए, लेकिन फिर भी 4 दिन तो आपको कम से कम ये एंटीबायोटिक टैबलेट्स खाने हैं। लेकिन हमारी इंडियन मेंटालिटी है, हम दवाई लेते हैं, 2 दिन बाद बुखार ठीक हो गया तो हम वो जो एंटीबायोटिक का जो 4 दिन का कोर्स था उसको 2 दिन में ही निपटा देते हैं, बाकी के 2 दिन हम दवाई लेते ही नहीं है। तो इससे क्या होता है, जब आपको बुखार था, जब आप पहला दिन टैबलेट लिए, एंटीबायोटिक लिए, तो एंटीबायोटिक गया और आपके बॉडी के कुछ बैक्टीरिया को किल कर दिया। फिर अगले दिन आपने जब फिर एंटीबायोटिक लिया तो आपके बॉडी में फिर से कुछ बैक्टीरिया था, उनको भी किल कर दिया। और जब कुछ अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया आपके बॉडी के किल हो गए तो आपको अच्छा लगने लगा, आपका जो बुखार का सिम्टम था वो कम हो गया। तो तीसरे और चौथे दिन आपने एंटीबायोटिक खाया ही नहीं, लेकिन फिर भी कुछ बैक्टीरिया आपके बॉडी में बच गए थे, वो पूरी तरीके से मरे नहीं थे। अब वो जो बैक्टीरिया जो बच गए ना, उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट अब वो रेजिस्टेंट हो गए। हाँ, रेजिस्टेंट हो गए। ठीक है, और ये आदत बहुत बेकार है। जब भी आप डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक दे और बोले कि देखो इतना दिन खाना है, तो डॉक्टर की बात सुनना। भले ही 2 दिन बाद बुखार भले ही ठीक हो जाए, लेकिन फिर भी 4 दिन का अगर कोर्स है एंटीबायोटिक खाने का तो 4 दिन तक खाना, क्योंकि आपके वो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाएंगे ना। 2 दिन आप दवाई खाओगे, 2 दिन नहीं खाओगे, फिर नेक्स्ट टाइम जब आपको बुखार होगा तो आप वही दवाई खाओगे, तो दवाई का कोई असर ही नहीं होगा आपके पास, क्योंकि आपके जो वो कुछ बैक्टीरिया बच गए थे ना, अब उनके अंदर क्या है, आर प्लाज्मिड है। ठीक है, और वो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो गए, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसलिए आर प्लाज्मिड क्या करता है, प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट सर्टेन एंटीबायोटिक। तो आप अपने घर में अपने मम्मी पापा को ये चीज बता दो, एल्डर्स को ये चीज बता दो कि डॉक्टर बोलता है कि अगर 5 दिन एंटीबायोटिक खाना है या 4 दिन एंटीबायोटिक खाना है तो खाना ही है। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये एक नोट है यहां पर। देखो कभी कभी क्या होता है, किसी किसी बैक्टीरिया में जो मेन डीएनए है और जो ये एफ प्लाज्मिड है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, मर्ज कर जाते हैं। ठीक है, ये एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया, इसके पास एफ प्लाज्मिड है, एफ पिलाई है। तो होगा क्या, देखो इन सम कंडीशंस एफ प्लाज्मिड मर्जेस विद द मेन डीएनए, और फिर ये जो बड़ा सा डीएनए बना इसे हम कहते हैं ईपीजोम। ईपीजोम क्या है, मेन डीएनए प्लस एफ प्लाज्मिड। ठीक है, और जिन बैक्टीरिया के अंदर ये ईपीजोम आपको देखने को मिलेगा, ये बैक्टीरिया को हम कहते हैं HFR बैक्टीरिया। इन बैक्टीरिया के पास हाई फ्रीक्वेंसी होती है फॉर रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन क्या है, इट इज अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिकॉम्बिनेशन क्या है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या, आगे मैं समझाऊंगा। ठीक है, बैक्टीरिया में देखने को मिलता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो जिन बैक्टीरिया के पास ईपीजोम है वो हाई फ्रीक्वेंसी रखते हैं फॉर रिकॉम्बिनेशन, और उन्हें हम कहते हैं HFR बैक्टीरिया। ठीक है, चलिए अब बेटा बैक्टीरिया जो होते हैं ना वो 2 तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग। एक होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, बेस्ड ऑन ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस है जो कि हम परफॉर्म करते हैं, और प्रोसेस परफॉर्म करने के बाद हमें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, 2 तरह के बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। स्टेन क्या होता है बेटा, स्टेन डाई होता है, डाई कलर होता है, डाई होता है। ठीक है, अब देखो ऐसे तो आपको मैं जनरल एक बता के आया ऊपर यहाँ पे कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का हमने सेल वॉल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो पेप्टाइडोग्लाइकन का लेयर होता है मोटा होता है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन का लेयर पतला सा होता है। ये तो हमने बेसिक ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात की थी ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। ठीक, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आपको एक एक्स्ट्रा आउटर मेम्ब्रेन देखने को मिलता है। ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, ये तो हमने बेसिक बात की थी। लेकिन अब हम क्या करेंगे, एक प्रोसेस करेंगे जिसे कहते हैं ग्राम स्टेनिंग, और ग्राम स्टेनिंग करके हम देखेंगे कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है। देखो दोनों ही ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोथ हैव डिफरेंट सेल एनवेलप मेकअप। दोनों का सेल एनवेलप मेकअप डिफरेंट है।
क्यों? क्योंकि दोनों का सेल वॉल डिफरेंट है। सेल एनवेलप के अंदर ही सेल वॉल आ गया ना, तो या तो सेल वॉल डिफरेंट लिख दो या सेल एनवेलप डिफरेंट लिख दो, बात एक ही है। ठीक है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैव थिक पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर, पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर यानी कि सेल वॉल की बात हो रही है। वेर इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैव थिन पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर इन देयर सेल वॉल। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है उसका जो पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर होता है वो पतला होता है। अभी अभी देखा था हमने, पिछले लेक्चर में भी हमने बात की। अब देखो एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं ग्राम स्टेनिंग, जो कि दिया था हांस क्रिश्चियन ग्राम ने। हांस क्रिश्चियन ग्राम ने ये ग्राम स्टेनिंग वाला टेक्निक दिया था टू डिफरेंशिएट बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब इस चीज को ध्यान से समझो। आपके पास एक माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप से आपके पास एक सैंपल है। ठीक है, मान लो आपके पास बेटा ये एक स्लाइड है। लैब में जब आप काम करोगे ना तो ऐसे ग्लास स्लाइड होता है। आप यहां पर क्या रखो, इस पर दही रखो, दही, कर्ड। कर्ड के अंदर आपको पता है बहुत सारे के बैक्टीरिया होते हैं कर्ड के अंदर, दही के अंदर। आपने इस ग्लास स्लाइड पे, इस ग्लास के टुकड़े पे क्या किया, एक सैंपल रखा, कर्ड का सैंपल, और इस सैंपल को आपने माइक्रोस्कोप से देखा तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये वाला सैंपल। ठीक है, इसे हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक व्यू। अब जो मैं समझाने जा रहा हूं उसको समझो। जब आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया नजर आएंगे। अब आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि कौन सा बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है, कौन सा बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है। तो उसके लिए आप क्या करो, आप एक डाई लो, एक स्टेन लो जिसे कहते हैं क्रिस्टल वायलेट, और उस क्रिस्टल वायलेट को इस ग्लास स्लाइड पे डाल दो। ये जो आपका ग्लास स्लाइड था ना, ये जो आपका सैंपल था, अभी मैंने बनाया था ना ऐसे ग्लास स्लाइड, और उस पर ये सैंपल था, ये ग्लास स्लाइड है। ठीक है, तो आप क्या करो, उस पर ये क्रिस्टल वायलेट डाल दो, दही के ऊपर जो सैंपल था आपका, बैक्टीरिया सैंपल, और फिर विजुअलाइज करो। तो क्रिस्टल वायलेट है, वायलेट कलर है, तो जितने भी बैक्टीरिया है वो सब क्या करेंगे, इस स्टेन को क्या करेंगे, अपटेक करेंगे, और स्टेन जो है वो बैक्टीरिया के साथ जाके चिपक जाएगा। तो जितने भी बैक्टीरिया वो सबका कलर कैसा हो जाएगा, वायलेट हो जाएगा, क्योंकि स्टेन कैसा था, क्रिस्टल वायलेट। फिर आप क्या करो, आयोडीन डालो, आयोडीन डालो। आयोडीन डालने से क्या होता है, जो स्टेन होता है ना वो अच्छे से बैक्टीरिया पे चिपक जाता है। ठीक है, ये जो क्रिस्टल वायलेट स्टेन था ये अच्छे से बैक्टीरिया के बॉडी पे, बैक्टीरिया अच्छे से इसको अपटेक कर लिया। आयोडीन को मॉर्डेंट भी कहते हैं, मॉर्डेंट के तौर पे यूज होता है। आपको उतना डिटेल में नहीं पढ़ना, हालांकि ये जो मैं समझा रहा हूं ये भी आपको उतना डिटेल में नहीं पढ़ना, लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं, क्योंकि बहुत बच्चों के अंदर ना क्यूरियोसिटी रहती है कि यार ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव किस बेसिस पे बोल रहे हैं। ठीक है, तो सुनो, आयोडीन डाला, अच्छे से सारे बैक्टीरिया वायलेट हो गए। अब कुछ देर के बाद आप क्या करो, इस स्लाइड को वॉश करो, धो। किससे धोगे, इथाइल अल्कोहल से, 95% इथाइल अल्कोहल से। तो आप देखोगे कि जैसे आपने इथाइल अल्कोहल डाला ना, कुछ बैक्टीरिया जो है वो पर्पल है और कुछ बैक्टीरिया कलरलेस है, कलरलेस हो गए। जो बैक्टीरिया बेटा पर्पल है उसे हम कहते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव, पॉजिटिव क्यों, क्योंकि जो क्रिस्टल वायलेट स्टेन था ना इसको अच्छे से कैप्चर कर लिया। ठीक है, ये बैक्टीरिया, और ये पर्पल ही रहे, लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो थे वो अच्छे से क्रिस्टल वायलेट को अपटेक नहीं कर पाए। तो जब इसे आपने इथाइल अल्कोहल से वॉश किया ना, तो वो बैक्टीरिया जो अच्छे से क्रिस्टल वायलेट को अपटेक नहीं कर पाए वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, वो कलरलेस होते हैं। अच्छा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ने अच्छे से क्रिस्टल वायलेट को क्यों अपटेक कर लिया, क्यों अच्छे से क्रिस्टल वायलेट के साथ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया चिपक गए, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के पास ना बेटा थिक पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर है। अभी देखो यहां पे लिखा था ना हमने, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैव थिक पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर, जिसके वजह से जहां पेप्टाइडोग्लाइकन मोर वहां डाई अच्छे से बाइंड कर जाएगी। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि अगर किसी बैक्टीरिया के सेल वॉल जो है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर मोटी है, ज्यादा है, तो वो बैक्टीरिया क्रिस्टल वायलेट स्टेन को अच्छे से कैप्चर कर लेंगे और वायलेट कलर के नजर आएंगे। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर्पल कलर के नजर आए। ठीक है, अब ये जो बैक्टीरिया थे ये कलरलेस हो गए, ये तो आपको माइक्रोस्कोप में दिखेंगे नहीं। अब इन बैक्टीरिया को भी तो आपको देखना है कि कितने सारे बैक्टीरिया जो है वो ग्राम नेगेटिव है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, काउंटर स्टेनिंग करोगे। काउंटर स्टेनिंग के लिए आप सैफ्रनिन का यूज करोगे। सैफ्रनिन का यूज क्यों करते हैं, टू विजुअलाइज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एज दे आर कलरलेस, क्योंकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया तो कलरलेस हो गए थे ना, तो आपको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को भी तो विजुअलाइज करना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सैफ्रनिन डालोगे। तो जितने भी कलरलेस बैक्टीरिया थे ना, ये जो कलरलेस बैक्टीरिया थे, ये क्या करेंगे, सैफ्रनिन कलर को अपटेक कर लेंगे और रेड पिंक कलर के नजर आएंगे। तो जो पर्पल कलर के नजर आ रहे हैं वो तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जो रेड पिंक कलर के नजर आ रहे हैं वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव क्यों बोला, क्यों, क्योंकि क्रिस्टल वायलेट स्टेन को अपटेक कर ले रहे थे। ग्राम पॉजिटिव ऐसा क्यों कर ले रहे थे, क्योंकि इनके पास थिक पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर है। ठीक है, तो इस प्रोसेस से, इस ग्राम स्टेनिंग वाले प्रोसेस से हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करते हैं।
ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस से हम बताते हैं कि बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव, एक ग्राम नेगेटिव। ठीक है बेटा, चलिए अब बात करते हैं बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन की, कि बैक्टीरिया अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। ठीक है, या फिर कितने तरह के बैक्टीरिया आपको देखने को मिलेंगे इस संसार में ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, शुरू करें। चलो देखो, ध्यान दो। कुछ बैक्टीरिया, ज्यादातर बैक्टीरिया में से सम बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि अपना खाना खुद बना लेते हैं, अपना न्यूट्रिशन खुद बना लेते हैं। ज्यादातर बैक्टीरिया नहीं, कुछ बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक में भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं फोटोसिंथेटिक यानी कि फोटोट्रॉप, जो कि यूज करते हैं पिगमेंट एंड लाइट। लाइट और पिगमेंट का इस्तेमाल करके जो बैक्टीरिया अपना न्यूट्रिशन खुद बना रहा है उन्हें हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक या फोटोट्रॉफ बैक्टीरिया। और ऐसे बैक्टीरिया जो अपना खाना खुद बना रहे लेकिन यूज कर रहे केमिकल, उन्हें हम कहते हैं कीमोसिंथेटिक या कीमो ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, लेकिन फोटोसिंथेसिस कैसा होगा, नॉन ऑक्सीजेनिक होगा, नॉन ऑक्सीजेनिक होगा। ठीक, यानी कि फोटोसिंथेसिस के समय ऑक्सीजन नहीं निकलेगा। बेटा ये जो पॉइंट है ना, ये अभी के लिए आप छोड़ दो, क्योंकि अभी तक आप फोटोसिंथेसिस नहीं पढ़े हो। जब आप फोटोसिंथेसिस पढ़ोगे ना तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, छोड़ो, हटाओ, आप इतना भी फोकस करो, फालतू में क्यों ज़्यादा दिमाग पे जोर देना, क्योंकि मैंने अभी तक आपको फोटोसिंथेसिस नहीं पढ़ाया ना, और वैसे भी इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं। फोटोसिंथेसिस जब आप पढ़ोगे ना तो वहाँ पे वापस ये चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। ये मत सोचना कि सर यहाँ पे मिटा रहे हैं यानी कि सर हमें कम पढ़ा रहे हैं, सर फांकी मार रहे हैं, नहीं बेटा, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे फिर से पढ़ाऊंगा ही। राइट, ऑलराइट, चलो। तो ये जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं, ये नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस के समय ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते। यूजुअली आपने देखा है प्लांट भी फोटोसिंथेसिस करता है, लेकिन प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करता है ना बेटा, तब वो ऑक्सीजन रिलीज करता है। लेकिन बैक्टीरिया जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो याद रखना वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते। तो आप पूछोगे सर क्या रिलीज करते हैं, सल्फर, अभी के लिए याद कर लो, सल्फर गैस रिलीज करते हैं। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है पीएसबी। पीएसबी बैक्टीरिया यानी कि पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया बेटा एक ग्रुप है जिसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है क्रोमैटियम। क्रोमैटियम क्या है, इट इज अ पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। फिर एक होता है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जिसका एग्जाम्पल है क्लोरोबियम एंड थायोथ्रिक्स। फिर एक होता है पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। ये सब शॉर्ट में लिखा है मैंने, फुल फॉर्म बता रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया जिसका एग्जांपल है रोडोस्पाइरुलम एंड रोडोस्यूडोमोनास। बेटा ये ऐसे ग्रुप है बैक्टीरिया के, ठीक है, जो कि फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद बनाते हैं, लाइट और पिगमेंट का यूज करते हैं। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया को हम नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी कहते हैं, जैसे एग्जांपल हो गया नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आर कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, यानी कि ये ऐसे बैक्टीरिया जो कि केमिकल का यूज करेंगे अपने न्यूट्रिशन के लिए, केमिकल जैसे अमोनिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, एक होता है नाइट्रोसोमोनास, एक होता है नाइट्रोबैक्टर। अमोनिया को पहले नाइट्राइट में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, अमोनिया का ऑक्सीडेशन किया जाता है, ये कौन करता है, नाइट्रोसोमोनास। ठीक है, फिर जो नाइट्राइट है उस नाइट्राइट का फर्दर ऑक्सीडेशन करके उससे नाइट्रेट बनाया जाता है, और इस प्रोसेस को कौन सा बैक्टीरिया करवाता है, नाइट्रोबैक्टर। तो नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसोमोनास नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, क्योंकि अमोनिया का ऑक्सीडेशन करके क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन रिलेटेड आयन बना रहे हैं। ठीक है, नाइट्रोजन वाले आयन बना रहे हैं, जैसे नाइट्राइट हो गया, नाइट्रेट हो गया। ठीक है, ये सब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है ना, नाइट्रोजन कंटेनिंग आयन है, और इन्हीं का ऑक्सीडेशन करते हैं कौन, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, इसलिए नाम है नाइट्रीफाइंग। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब देखो ये जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है जब ऑक्सीडेशन करते हैं ना, जैसे अमोनिया जैसे केमिकल का ऑक्सीडेशन करते हैं, और ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन एनर्जी रिलीज होती है। जब भी नाइट्रोसोमोनास या नाइट्रोबैक्टर जो कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, ये जब भी अमोनिया या नाइट्राइट का ऑक्सीडेशन करते हैं ना, तो ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन एनर्जी रिलीज होती है, विच इज यूज्ड बाय द बैक्टीरिया फॉर फूड फॉर्मेशन, और इसी एनर्जी को बैक्टीरिया यूज करके अपना फूड बनाता है। ठीक है, ऑलराइट। तो दो तरह के ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं, एक फोटोसिंथेटिक, एक कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक में आपको ये एग्जांपल याद रखने हैं, कीमोसिंथेटिक के अंदर आपको नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया याद रखने हैं, जिसका एग्जाम्पल क्या है, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर। टफ तो नहीं लग रहा ना कुछ, देखो याद तो करना पड़ेगा यार, याद तो करना पड़ेगा, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मोस्टली चीजें याद करने वाली है, समझनी वाली चीजें पता है कहाँ है, प्लांट फिजियोलॉजी में। प्लांट फिजियोलॉजी इज लाइक समझ में आ गया ना तो कुछ रटना ही नहीं, क्योंकि हर एक चीज दूसरे चीज से रिलेटेड है।
लेकिन ये सब जो चैप्टर है ना, जैसे मोर्फोलॉजी हो गया, मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, ये सब में आपको रटना पड़ेगा बेटा। सेल वाला जो चैप्टर है ना, सेल वाला चैप्टर, सेल साइकिल, सेल डिवीजन और सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये चैप्टर भी समझने वाला है, रटने वाला उतना नहीं है। अगर समझ में आ रहा है तो अच्छा है। बायोमोलिक्यूल्स में फिर आपको थोड़ा बहुत रटना पड़ेगा। तो बायोलॉजी है, बायोलॉजी कहते हैं ना कि जो बायोलॉजी रटते हैं, ऐसा नहीं होता। बायोलॉजी तो समझने वाला चैप्टर है। हाँ बेटा, समझने वाला है, लेकिन कुछ कुछ चैप्टर ऐसे हैं ना जो आप अगर समझ जाओ ना तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कुछ कुछ चैप्टर ऐसे हैं बायोलॉजी के जो आप समझ जाओ फिर भी रटना तो पड़ेगा ही, क्योंकि नाम तो भूल ही सकते हो ना इनका, तो आप क्या करोगे, रटोगे ही भाई। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया की बात करते हैं, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉपिक। देखो, ज्यादातर बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, दूसरे पे डिपेंड होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। हेट्रोट्रॉपिक भी दो तरह का होता है, एक होता है सैप्रोट्रॉपिक, एक होता है पैरासिटिक। सैप्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो डीओएम, डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उन्हें हम कहते हैं सैप्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। अगर एक सैप्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया ओनली डेड ऑर्गेनिक मैटर से ही अपना न्यूट्रिशन ले रहा है तो उसे हम कहते हैं ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट बैक्टीरिया। ठीक है, जैसे एग्जांपल क्लोस्ट्रीडियम बोtulinum एंड बैसिलस वल्गैरिस। ठीक है, अब कुछ सैप्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो कि तो डेड ऑर्गेनिक मैटर से ही अपना न्यूट्रिशन लेना पसंद करते हैं, लेकिन किसी कारणवश अगर डेड ऑर्गेनिक मैटर आसपास अवेलेबल नहीं है तो ये सैप्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया लिविंग से अपना न्यूट्रिशन लेने लग जाएंगे, यानी कि पैरासाइट की तरह बिहेव करने लगेंगे। ठीक है, लिविंग्स को अपना होस्ट बना लेंगे। ठीक, और ऐसे सैप्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया को हम कहते हैं फैकल्टेटिव पैरासिटिक, यानी कि ऑप्शनल है। डेड ऑर्गेनिक मैटर नहीं मिला तो अपना ऑप्शन बदल लिया और लिविंग से ही अपना न्यूट्रिशन लेने लग गया, तो इन्हें हम कहते हैं फैकल्टेटिव पैरासिटिक। फैकल्टेटिव का मतलब क्या होता है, ऑप्शनली पैरासिटिक। ठीक है, ऑप्शनली, ऑप्शन बदल लिया अपना। लेकिन ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ डेड ऑर्गेनिक मैटर से ही अपना न्यूट्रिशन लेंगे। अगर ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट के आसपास डेड ऑर्गेनिक मैटर नहीं है तो ये ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट मर जाएंगे, लेकिन पैरासिटिक नहीं होंगे। समझ में आ रहा ना। लेकिन फैकल्टेटिव पैरासिटिक जो बैक्टीरिया है ये सैप्रोट्रॉफिक होते हैं, लेकिन अगर आसपास डेड ऑर्गेनिक मैटर नहीं है तो लिविंग से भी न्यूट्रिशन ले लेते हैं। एग्जाम्पल स्यूडोमोनास एंड स्टैफिलोकोकस। यहां पे मैंने एक ट्रिक बनाया, याद कर लो। सीबी बीवी से परेशान, सीबी बीवी से परेशान, सीबी से यहाँ क्लोस्ट्रीडियम बोtulinum, बीवी से बैसिलस वल्गैरिस, से मतलब स्टैफिलोकस, परेशान से स्यूडोमोनास। छोटा सा ट्रिक है बेटा, आपके लिए थोड़ा मेहनत कर दिया मैंने। हालांकि ये कुछ बहुत बड़ा इंपैक्ट तो डालेगा नहीं, लेकिन चीजें आसान जरूर कर देगा। दूसरा हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं जो पैरासिटिक होते हैं, सिर्फ और सिर्फ लिविंग से ही अपना न्यूट्रिशन लेंगे। ठीक है, देखो पैरासिटिक और सैप्रोट्रॉपिक में अंतर समझ रहे हो ना। सैप्रोट्रॉपिक मतलब डेड ऑर्गेनिक मैटर से न्यूट्रिशन लेना पसंद कर रहा है, पैरासिटिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, होस्ट, लिविंग होस्ट से अपना न्यूट्रिशन लेना पसंद कर रहा है। तो तो ऐसे बैक्टीरिया जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग से अपना न्यूट्रिशन लेंगे उन्हें हम कहते हैं ऑब्लिगेट पैरासिटिक, जैसे माइकोबैक्टीरियम लेप्री। और ये वही बैक्टीरिया है जो लेप्रेसी डिजीज भी कॉज करता है ह्यूमन के अंदर। अगर कुछ पैरासिटिक बैक्टीरिया जिनको लिविंग होस्ट नहीं मिला तो ऐसे कंडीशन में वो डेड ऑर्गेनिक मैटर से भी अपना न्यूट्रिशन ले लेंगे, यानी कि अपना ऑप्शन बदल लेंगे। तो ऐसे को हम कहते हैं फैकल्टेटिव सैप्रोट्रॉपिक, यानी कि ऑप्शनली सैप्रोट्रॉपिक बन गया, था तो पैरासिटिक ही, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं मिला तो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करने लग गया और फैकल्टेटिव, ऑप्शनली सैप्रोट्रॉपिक बन गया। एग्जाम्पल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। ठीक है, ये वही बैक्टीरिया है जो ह्यूमंस में ट्यूबरक्यूलोसिस कॉज करता है। बेटा कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो सिम्बायोटिक होते हैं, जैसे और सिम्बायोटिक जो बैक्टीरिया होंगे वो भी हेट्रोट्रॉपिक ही होंगे, हेट्रोट्रॉपिक वाले कैटेगरी में ही आते हैं। जैसे कि राइजोबियम, राइजोबियम एक बैक्टीरिया है ऐसा जो कि लेग्यूम्स के साथ, लेग्यूम्स प्लांट के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है। लेग्यूम्स प्लांट के रूट जो होते हैं, नोड्यूलेटेड रूट, जैसे देखो मान लो ये एक लेग्यूम प्लांट है, ये लीफ हो गया, इसका रूट हो गया, ऐसे बनाते, ये रूट हो गया। ठीक है, इन रूट्स पे ना ऐसे नोड्यूल्स प्रेजेंट होता है, ऐसे गोल गोल नोड्यूल्स, इसे हम कहते हैं नोड्यूलेटेड रूट। और इसी नोड्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होता है बेटा राइजोबियम बैक्टीरिया। और ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है बोलो, लेग्यूम्स प्लांट को नाइट्रोजन फिक्स करके देता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। इसे हम कहते हैं सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो कि राइजोबियम करता है। और बदले में लेग्यूम प्लांट भी बड़ा दिलदार है, वो लेग्यूम प्लांट राइजोबियम बैक्टीरिया को खाना और शेल्टर देता है, फूड दे देता है और शेल्टर भी दे देता है। लेग्यूम प्लांट बोलता है, ओए राइजोबियम बैक्टीरिया, तू मेरे छोटे छोटे नोड्यूल्स में, जो रूट पे जो नोड्यूल्स है उनके अंदर रह, तो तुझे मैंने शेल्टर दे दिया और खाना भी बना के दूंगा, बदले में राइजोबियम बैक्टीरिया तू मुझे नाइट्रोजन फिक्स करके देना।
तो राइजोबियम बैक्टीरिया ने लेग्यूम प्लांट को नाइट्रोजन दे दिया, ठीक है, और बदले में लेग्यूम प्लांट ने राइजोबियम बैक्टीरिया को फूड एंड शेल्टर दे दिया। ठीक, अब बात करते हैं बेटा रेस्पिरेशन की, बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन की। ठीक है, यहां पे मैं रेस्पिरेशन की वो वाली ब्रीदिंग वाली बात नहीं कर रहा हूं, सांस लेना सांस छोड़ना। यहां पे रेस्पिरेशन का मतलब है सेलुलर रेस्पिरेशन, जो कि एनर्जी प्रोडक्शन में काम आता है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन के समय क्या चलता है? ऑक्सीडेशन चलता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, और ये कहां पे होता है? मीजोजोम में होता है। आपको पता है मीजोजोम इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। जो एरोबिक रेस्पिरेशन के समय जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलता है ना, वो बैक्टीरिया में कहां चलता है? मीजोजोम में चलता है, क्योंकि मीजोजोम के पास ही एंजाइम्स है ताकि ऑक्सीडेशन हो सके ऑर्गेनिक कंपाउंड का। भाई ऑक्सीडेशन कर रहे हो ना, तो एंजाइम तो लगेगा ही, और वो एंजाइम कहाँ है? मीजोजोम के पास है। तो मीजोजोम में ही ये ऑक्सीडेशन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। अब सुनो मेरी बात, रेस्पिरेशन दो तरह के होते हैं बैक्टीरिया में, एक होता है एरोबिक, एक होता है एनएरोबिक। नाम से पता चल रहा है एरोबिक मतलब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, एनएरोबिक मतलब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है रेस्पिरेशन के लिए। अब ऐसे बैक्टीरिया जो एरोबिक है, वो अगर सिर्फ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं ऑब्लिगेट एरोबिक। ऑब्लिगेट, ऑक्सीजन अगर नहीं है तो मर जाएंगे, तो उन्हें हम कहते हैं ऑब्लिगेट एरोबिक। लेकिन कुछ एरोबिक बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो फैकल्टेटिव एनएरोबिक होते हैं। फैकल्टेटिव एनएरोबिक मतलब ऑक्सीजन है तो चलो ठीक है, अच्छी बात है। ऑक्सीजन नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी मतलब बिना ऑक्सीजन के भी रेस्पिरेशन कर लेते हैं। ऑक्सीजन है तो भी कर लेंगे, नहीं है तो भी कर लेंगे, तो ऑप्शनली एनएरोबिक है। लेकिन ऑब्लिगेट एरोबिक ऐसे है जो सिर्फ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही रेस्पिरेशन कर पाएंगे। ठीक है, ऑब्लिगेट एरोबिक का एग्जांपल है एजोटोबैक्टर। फैकल्टेटिव एनारोबिक का एग्जांपल है एसिटोबैक्टर एसिटी। बेटा इस बैक्टीरिया के बारे में आपको मैं कुछ बताना चाहता हूं। ये वही बैक्टीरिया है जो कि एसिटिक एसिड के फॉर्मेशन में काम आता है। एसिटोबैक्टर एसिटी फॉर्म्स एसिटिक एसिड आफ्टर फर्मेंटेशन। एसिटोबैक्टर क्या करता है? विनेगर यानी कि एसिटिक एसिड का प्रोडक्शन में मदद करता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड फर्मेंटेशन। ठीक है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका फर्मेंटेशन करेगा एसिटोबैक्टर एसिटी और बनाकर क्या देगा? एसिटिक एसिड। ठीक, अब ये वाला पॉइंट पे मैं थोड़ी देर बाद आ रहा हूं, पहले यहां एनएरोबिक बैक्टीरिया जो बिना ऑक्सीजन के सरवाइव कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं ऑब्लिगेट एनएरोबिक। ये बिना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अगर दे दोगे ना इनको, अगर ऑक्सीजन दे, जहां पे ऑक्सीजन है वहां पर ये रहेंगे ही नहीं। ठीक है, क्योंकि इनको ऑक्सीजन पसंद नहीं है। लेकिन वो जगह जहां पे ऑक्सीजन नहीं है वहां पे ये एनएरोबिक ऑब्लिगेट एनएरोबिक बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। जैसे एग्जांपल क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ये ऐसा बैक्टीरिया जो फूड पॉइजनिंग कॉज करता है बाय टॉक्सिन कॉल्ड बोट्यूलिनम। बोट्यूलिनम एक ऐसा टॉक्सिन है बेटा जो आपके बॉडी में अगर चला गया तो वो क्या करेगा? फूड पॉइजनिंग कॉज करेगा। और ये बोट्यूलिन टॉक्सिन को रिलीज कौन करता है? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। यानी कि अगर आपने ऐसा कोई खाना खाया है जिसमें क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम है तब तो दिक्कत की बात है। अब बेटा कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया फैकल्टेटिव एरोबिक होते हैं, यानी कि ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रो कर लेंगे। लेकिन अगर उसी इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन आ भी जाए तो मरेंगे नहीं, उस ऑक्सीजन को भी यूटिलाइज कर लेंगे। उन्हें हम कहते हैं ऑप्शनली एरोबिक, यानी कि फैकल्टेटिव एरोबिक। ऑप्शनली एरोबिक बन गया, ऐसे तो बिना ऑक्सीजन के ग्रो कर रहा था, लेकिन ऑक्सीजन आ भी गया, मिल भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फैकल्टेटिव एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं बेटा फर्मेंटेशन बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया जो फर्मेंटेशन करते हैं। फर्मेंटेशन क्या है ये मैं आपको रेस्पिरेशन में पढ़ाऊंगा। ठीक है, फर्मेंटेशन बैक्टीरिया एग्जांपल लैक्टोबैसिलस। तो जितने भी फर्मेंटेशन बैक्टीरिया है ना बेटा, जो बैक्टीरिया फर्मेंटेशन कर रहे हैं वो सब फैकल्टेटिव एरोबिक होते हैं। लेकिन एक बैक्टीरिया एसिटोबैक्टर एसिटी, बेटा ये भी फर्मेंटेशन करके एसिटिक एसिड बना रहा है, तो इसीलिए कहते हैं कि एसिटोबैक्टर एसिटी एक्सेप्शन है इन रेस्पेक्ट टू फर्मेंटिंग बैक्टीरिया, सिंस ऑल फर्मेंटिंग बैक्टीरिया आर फैकल्टेटिव एरोबिक। जितने भी फर्मेंटिंग बैक्टीरिया है वो सब फैकल्टेटिव एरोबिक होते हैं, लेकिन एक्सेप्शनली एसिटोबैक्टर एसिटी भी एक फर्मेंटेशन बैक्टीरिया, बट एक्सेप्शनली ये फैकल्टेटिव एनारोबिक होता है। एसिटोबैक्टर एसिटी एक फर्मेंटेशन बैक्टीरिया, तो इसे क्या होना चाहिए था? फैकल्टेटिव एरोबिक होना चाहिए था, क्योंकि सारे फर्मेंटेशन बैक्टीरिया फैकल्टेटिव एरोबिक होते हैं। लेकिन एसिटोबैक्टर एसिटी एक्सेप्शन है, ये फर्मेंटेशन बैक्टीरिया होने के बावजूद भी फैकल्टेटिव एनारोबिक है। ठीक, चलो, इसीलिए एनसीईआरटी में एक लाइन मिलेगी आपको कि बैक्टीरिया एज अ ग्रुप, इंडिविजुअल नहीं, एज अ ग्रुप, यानी कि बहुत स्पीशीज है बैक्टीरिया के, एज अ ग्रुप, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शोज एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। बहुत ही कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होता है और बहुत मेटाबॉलिक एक्टिविटी। देखो ना,
कितने तरह के एरोबिक रेस्पिरेशन एंड मतलब कितने तरह के रेस्पिरेशन करता है, ऑब्लिगेट एरोबिक, फैकल्टेटिव एनाएरोबिक, ऑब्लिगेट एनाएरोबिक, फैकल्टेटिव एरोबिक। तो सोचो कितने तरह की मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलती है, क्योंकि रेस्पिरेशन के समय बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रही है ना। तो बैक्टीरिया एज अ ग्रुप, बैक्टीरिया इंडिविजुअली नहीं, एज अ ग्रुप, ठीक है, शोज एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, बिहेवियर भी कॉम्प्लेक्स है, कोई सिम्बायोटिक है, कोई सैप्रोट्रॉफिक में ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट है, कोई फैकल्टेटिव पैरासिटिक है, कोई ऑब्लिगेट पैरासिटिक है, कोई फैकल्टेटिव सैप्रोट्रॉफिक है, कोई फोटोसिंथेटिक है, कोई कीमोसिंथेटिक है। तो बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शोज एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, ये चीज को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करने वाले बेटा रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया की। चलिए बेटा तो बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया की। देखो, बाइनरी फिजन एक मेथड है जिससे बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन करता है। बाइनरी फिजन एक तरह का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। होता क्या है, बाइनरी फिजन के समय हमें सेल डिवीजन देखने को मिलता है। ठीक है, सेल डिवीजन कैसा है, एमाइटोसिस टाइप का। ठीक है, एमाइटोसिस टाइप का। और बैक्टीरिया बाइनरी फ्यूजन कब करता है, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, जब कंडीशन फेवरेबल हो। ठीक है, जब बैक्टीरिया का जो आसपास का कंडीशन है वो बैक्टीरिया के फेवर में हो। ठीक है, देखो बाइनरी फ्यूजन के समय होता क्या है, ये मान लो एक बैक्टीरियम है। ठीक है, ये जो बैक्टीरियम है इसका ये रहा मीजोजोम, मीजोजोम से अटैच है कौन, जीनोफोर। ठीक है, जीनोमिक डीएनए। अब ये जो बैक्टीरिया है ये इलोंगेट करेगा अपने आप को, सेल इलोंगेशन होगा, और जो डीएनए है इसका रेप्लिकेशन होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, और फिर उसके बाद यहां पर एक ट्रांसवर्स सेप्टम का फॉर्मेशन होगा। ये सेप्टम आपको दिख रहा है, ये ऐसे वॉल, एक दरार, ऐसे यहाँ पे एक दरार बनेगी। ठीक है, और फॉर्मेशन होगा एक, मतलब ट्रांसवर्स सेप्टम, इसे हम कह रहे हैं दरार। ट्रांसवर्स वे में होगा, लॉन्गिट्यूडनल वे में नहीं, लॉन्गिट्यूडनल ऐसा होता है और ये ट्रांसवर्स होता है। और फिर ये दोनों सेल, मतलब ये जो एक सेल था ये अलग अलग हो जाएंगे, और एक बड़े से बैक्टीरियम से आपको दो बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से बाइनरी फ्यूजन से बैक्टीरिया क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है, अपने नंबर को बढ़ाता है बेटा। दूसरा जो मेथड है रिप्रोडक्शन का वो है एंडोस्पोर फॉर्मेशन, जो कि यूजुअली देखने को मिलता है इन बैसिलस टाइप ऑफ बैक्टीरिया। जो बैसिलस टाइप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं ना, उन्हीं के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा, एंडोस्पोर का फॉर्मेशन होना। एंडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है अनफेवरेबल कंडीशन के समय, यानी कि बैक्टीरिया के आसपास का जब कंडीशन खराब हो जाए, स्ट्रेसफुल कंडीशन हो जाए, तब एंडोस्पोर का फॉर्मेशन करता है बैक्टीरिया। देखो, एक होता है टाइम एस्केप, एक होता है एरिया एस्केप। खराब कंडीशन आने पे आप उस जगह को ही छोड़कर चले जाओ, जो आपका इन्वायरमेंट है अगर वो खराब हो रहा है, तो आपके अंदर अगर कैपेबिलिटी है लोकोमोशन की, तो आप उस जगह को छोड़ के चले जाओ, तो उसको कहते हैं एरिया को एस्केप करना। और एक होता है टाइम एस्केप, यानी कि जब अगर कंडीशन खराब आ जाए तो अपने आप को किसी तरीके से बचाओ और टाइम जाने दो। टाइम एस्केप होगा, धीरे 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 जो खराब कंडीशन थी वो अच्छी हो जाएंगी। तो एंडोस्पोर फॉर्मेशन के समय बोलो बैक्टीरिया टाइम एस्केप मोड में होता है। बैक्टीरिया खुद को स्ट्रेसफुल कंडीशन से बचा रहा होता है, टाइम पास करता है, टाइम एस्केप मोड में होता है, क्योंकि बैक्टीरिया के पास तो पाँव, दो पाँव बड़े बड़े नहीं है कि भाग के एरिया एस्केप कर लेगा। तो बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट अंडरगो एरिया एस्केप, इट डज टाइम एस्केप। टाइम एस्केप, एरिया एस्केप क्या है, ये इकोलॉजी जब आप पढ़ोगे ना क्लास 12th में, इकोलॉजी, तब वहां अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो ये एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया क्या करेगा, इसके साइटोप्लाज्म में जितना भी इंपॉर्टेंट जो जो चीजें हैं, जैसे राइबोसोम हो गया, डीएनए हो गया, जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है उसको एक कोने में ले आएगा बैक्टीरिया। यहां पर ये जो पर्पल कलर का आपको दिख रहा है ये पूरा कंटेंट है बैक्टीरियल सेल का। और इसके आजू बाजू बैक्टीरिया क्या करेगा, ऐसे थिक लेयर का फॉर्मेशन करेगा। इसी स्ट्रक्चर को, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एंडोस्पोर, जो कि एक थिक लेयर होता है। कैन बी वायबल फॉर लॉन्ग टाइम। अब बैक्टीरिया जो है ना टाइम एस्केप मोड कर रहा है, आसपास का जो कंडीशन है अनफेवरेबल है, एंडोस्पोर बना लिया है। अब ये एंडोस्पोर वायबल मतलब सरवाइव कर सकते हैं 50 से 100 साल तक। 50 से 100 साल तक बैक्टीरिया इसी कंडीशन में रह सकता है, सोचो। ठीक है, क्योंकि जो एंडोस्पोर होता है ये हाईली रेजिस्टेंट होता है, आसानी से एंडोस्पोर डैमेज या मतलब डैमेज नहीं हो सकता, हाईली रेजिस्टेंट है। क्यों, क्योंकि जो एंडोस्पोर की जो थिक लेयर है वो बनी होती है कैल्शियम डाइपिकोलिनेट की। कैल्शियम डाइपिकोलिनेट क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया को फ्रॉम हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। आप कहते हो कि बैक्टीरिया के आसपास अनफेवरेबल कंडीशन आ गया। अनफेवरेबल कंडीशन कैसा है, मान लो जो एरिया था उसका टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है, या फिर वहां का प्रेशर बढ़ गया, तो अनफेवरेबल कंडीशन आ गई, तो बैक्टीरिया क्या करेगा, एंडोस्पोर का फॉर्मेशन कर लेगा। इस एंडोस्पोर में कौन प्रेजेंट है, कैल्शियम डाइपिकोलिनेट।
ठीक है, तो इस तरीके से बैक्टीरिया क्या करता है, टाइम स्केप मोड में चला जाता है। अब ये कॉन्सेप्ट समझो, एक बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया मतलब क्या, सिंगुलर, वन बैक्टीरियम जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो वो वन बैक्टीरियम वन एंडोस्पोर ही बनाता है, और वापस से जब फेवरेबल कंडीशन आ गया तो वो जो वन एंडोस्पोर से फिर वन न्यू बैक्टीरियम ही बनेगा। बात समझ में आ रहा है? देखो, बाइनरी फ्यूजन के समय एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया आपको मिल रहे थे, लेकिन एंडोस्पोर फॉर्मेशन के समय एक बैक्टीरिया से एक ही बैक्टीरिया बनता है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एक तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय क्या होता है, बोलो, गैमेट फ्यूज करते हैं, और जो मेल गैमेट था फीमेल गैमेट था, दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज करता है, दोनों के जेनेटिक मटेरियल आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं ना, राइट? यही होता है, अरे यही होता है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय। बोलो, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के समय गैमेट्स तो इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के समय डीएनए का ट्रांसफर जरूर होता है। अगर डीएनए का ट्रांसफर हो गया तो हम उसे कहते हैं क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के समय बोलो गैमेट तो काम में नहीं आते, इसीलिए एक जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, कंप्लीटली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना भाई? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब कहते हो, मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज हुआ, डीएनए का ट्रांसफर हुआ। ठीक है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के समय गैमेट वैमेट का चक्कर नहीं है, लेकिन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के समय ट्रांसफर ऑफ डीएनए जरूर होता है, प्रिमिटिव ट्रांसफर ऑफ डीएनए होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एम क्या है, एम बिहाइंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इज वेरिएशन, ताकि वेरिएशन आए। सो फॉर वेरिएशन टू कम इन बैक्टीरिया जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन अकर। देखो, जब तक वेरिएशन नहीं आएगा एवोल्यूशन नहीं होगा। एवोल्यूशन होने के लिए, इवॉल्व होने के लिए वेरिएशन का आना बहुत जरूरी है। अब जो ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर है वो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, डीएनए का ट्रांसफर होता है, ठीक है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन वहां पे होता है, मियोसिस के टाइम पे होता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। आप सेल साइकिल सेल डिवीजन जब आप पढ़ोगे तो वहां पे आपको समझ में आएगा, मियोसिस के टाइम पे, राइट? लेकिन बैक्टीरिया का क्या, बैक्टीरिया में वेरिएशन कैसे आएगा? बोलो, बैक्टीरिया में वेरिएशन आएगा ड्यूरिंग जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, और अगर वेरिएशन आएगा तो बैक्टीरिया धीरे धीरे इवॉल्व होंगे। बात समझ में आ रही है ना? कोई भी आपसे पूछ ले रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है बेटा एक्सचेंज ऑफ डीएनए या फिर एक्सचेंज ऑफ जीन्स आप कह सकते हो। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन वेरिएशन के लिए बहुत जरूरी है। जैसे वन बैक्टीरियम, एक बैक्टीरियम है, वो किसी दूसरे बैक्टीरियम को अपना डीएनए ट्रांसफर कर रहा है, इसी को हम कहते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ऑलराइट, ठीक है, कॉन्सेप्ट वापस से वही, डीएनए, डीएनए से, डीएनए के अंदर होता है जीन, जीन से कैरेक्टर आते हैं। तो डीएनए को ट्रांसफर क्यों कर रहे हो, एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में डीएनए को ट्रांसफर क्यों कर रहे हो? यानी कि एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में आप बेसिकली जीन को ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है, जिससे इस अदर बैक्टीरियम में भी कैरेक्टर आए, जिससे इस अदर बैक्टीरिया में भी वेरिएशन आए। देखो, जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है यानी कि जो ट्रांसफर ऑफ डीएनए है वो तीन तरीके से होता है, तीन तरीके से होता है। एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, एक होता है कॉन्जुगेशन, एक होता है ट्रांसडक्शन। ये चीज अभी के लिए आप मत पढ़ो, ये क्लास 12 की बात है। क्लास 12 में जब आप जाओगे ना, ये मैं अपने नोट्स में डाल लिया था लेकिन ये अभी आपके काम की नहीं है। क्लास 12 में ये चीज, अरे फिर से मैं बोल रहा हूँ ना, क्लास 12 में फिर से आप पढ़ोगे, ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे इसको मिटा रहा हूँ। ये मत समझना कि सर छुपा रहे, सर हमें बता नहीं रहे। अरे जब वापस से पढ़ना ही है तो यहाँ पे अभी मैं आपको, आप अभी बेस है ना आपका, ये चैप्टर आपका बेस स्ट्रांग हो रहा है। अब अगर बेस में मैं कुछ कॉम्प्लेक्स घुसा दूंगा, 11th में क्लास 12 का कुछ घुसा दूंगा तो आप तो ऐसी ही आपकी बैंड बच जाएगी। तो क्लास 12 में जब वापस से पढ़ना ही है तो अभी मैं क्यों आपको फालतू में डराऊं या टाइम वेस्ट करूं? देखो, ट्रांसफर ऑफ डीएनए यानी कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के समय ट्रांसफर ऑफ डीएनए होता है तीन तरीके से, एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन, एक होता है कॉन्जुगेशन, एक होता है ट्रांसडक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ सराउंडिंग या फिर बाय सराउंडिंग डीएनए का ट्रांसफर होता है। जैसे मान लो ये एक बैक्टीरियम है, ये बैक्टीरियम से इस बी बैक्टीरियम में ए बैक्टीरियम का जेनेटिक डीएनए को ट्रांसफर करना है। तो कैसे होगा, देखो, ये जो ए बैक्टीरियम है ये मर जाएगा, डाइज, एंड सेल रप्चर्स, और ये सेल जो है ये फट जाएंगी, ड्यू टू विच ए बैक्टीरियम का जो डीएनए है ये सराउंडिंग में आ जाएगा। यहाँ बेटा एस का मतलब है सराउंडिंग, बाहर सराउंडिंग में आ गया, और फिर ये जो बी बैक्टीरिया है, ये बी बैक्टीरिया क्या करेगा, सराउंडिंग में जो ए बैक्टीरिया का डीएनए था उसको अपने अंदर ले लेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, ए बैक्टीरियम से बी बैक्टीरियम में ट्रांसफर हो गया डीएनए का। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन इज द ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया बाय सराउंडिंग। फिर एक होता है बेटा कॉन्जुगेशन, डायरेक्ट ट्रांसफर
डायरेक्ट ट्रांसफर हो गया। ये एक बैक्टीरिया है, एफ पॉजिटिव है, इसके पास क्या है, एफ पिलाई है, सेक्स पिलाई है, ठीक है। एफ प्लाज्मिड है इसलिए एफ पॉजिटिव, एफ प्लाज्मिड है तो एफ पिलाई होगा। और एफ पिलाई क्या करता है, कॉन्जुगेशन ट्यूब के फॉर्मेशन में मदद करता है। इस कॉन्जुगेशन ट्यूब से ये एफ प्लाज्मिड कहाँ, एफ नेगेटिव बैक्टीरिया में चला जाता है। एफ नेगेटिव बैक्टीरिया के पास एफ प्लाज्मिड नहीं था, लेकिन एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया ने अपना प्लाज्मिड डीएनए ट्रांसफर कर दिया एफ नेगेटिव बैक्टीरिया में विद द हेल्प ऑफ कॉन्जुगेशन ट्यूब। डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया, इसको कहते हैं कॉन्जुगेशन। ये अभी डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। ट्रांसडक्शन क्या होता है, बैक्टीरियोफाज की मदद से। मानो एक बैक्टीरिया है ए, बैक्टीरियोफाज बेटा वायरस होते हैं। बैक्टीरियोफाज नाम से पता चल रहा होगा कि अरे ये बैक्टीरिया है, नहीं, बैक्टीरियोफाज ऐसे वायरस है जो कि बैक्टीरिया को अटैक करते हैं, इसलिए नाम है बैक्टीरियोफाज। ये देखो, ये एक बैक्टीरियोफाज है। ये बैक्टीरियोफाज क्या करेगा, ए बैक्टीरिया को अटैक करेगा और ए बैक्टीरिया के डीएनए को अपने अंदर ले लेगा, ठीक है। और फिर ये बैक्टीरियोफाज बाहर सराउंडिंग में आएगा और फिर यही बैक्टीरियोफाज जब दूसरे बी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा तो ए बैक्टीरिया का डीएनए जो इस बैक्टीरियोफाज के अंदर था वो डीएनए बी बैक्टीरिया में लाकर छोड़ देगा। फिर से बोल रहा हूं, समझो। ट्रांसडक्शन क्लास 12 में आप ऐसे भी डिटेल में पढ़ोगे, हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट में। बैक्टीरियोफाज के द्वारा डीएनए का ट्रांसफर होना फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम। अभी के लिए इतना ही याद रखो, ठीक है। आगे तो पढ़ना ही है ना बेटा, ठीक। चलिए आगे देखिए, डिटेल में आपको यहाँ पे कॉन्जुगेशन पढ़ाऊंगा मैं। कॉन्जुगेशन थोड़ा डिटेल में समझ लो, क्योंकि देखो ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन 12th में आपको वापस से पढ़ना ही है। बचा बेटा क्या, कॉन्जुगेशन। ये कॉन्जुगेशन मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ, सुनो। कॉन्जुगेशन के समय क्या होता है, बोलो। दो बैक्टीरिया है, एक है एफ पॉजिटिव जिसे मेल बैक्टीरिया कहते हैं और एक होता है एफ नेगेटिव बैक्टीरिया जो कि फीमेल बैक्टीरिया है। एफ पॉजिटिव को डोनर कहा जाता है, एफ नेगेटिव को रेसिपिएंट कहा जाता है। रेसिपिएंट जो किसी चीज को रिसीव करे, डोनर जो किसी चीज को डोनेट करे। अब ये जो एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया यानी कि इसके पास एफ प्लाज्मिड है, एफ प्लाज्मिड है तो एफ प्लाज्मिड क्या करेगा, प्रोवाइड यूनिक कैरेक्टरिस्टिक, यूनिक फेनोटाइपिक कैरेक्टर टू द बैक्टीरिया। तो एफ प्लाज्मिड है तो एफ प्लाज्मिड के कारण इस एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया में एफ पिलाई भी आपको देखने को मिलेगा। एफ नेगेटिव बैक्टीरिया में एफ प्लाज्मिड नहीं है तो इसके पास कोई एफ पिलाई नहीं होगा। अब होता क्या है, देखो, रैंडमली नेचर में ये दोनों बैक्टीरिया आसपास आते हैं, रैंडमली। और जब ये एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव बैक्टीरिया जब आसपास आएंगे तो जो एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया था जिसके पास एफ प्लाज्मिड था, जिसके पास क्या था, एफ पिलाई था, ये एफ पिलाई जाके इस एफ नेगेटिव बैक्टीरिया फीमेल बैक्टीरिया के साथ जाके जुड़ेगा और कॉन्जुगेशन ट्यूब बनेगा। एक चीज आपको मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, याद करो। ये चीज मैं आपको पहले भी पढ़ाया था ना, कहाँ पढ़ाया था, हाँ देखो, जो एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है ये एफ पिलाई विच हेल्प इन द अटैचमेंट ऑफ टू बैक्टीरियम। यानी कि ये जो एफ पिलाई है या सेक्स पिलाई जो है ये हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेशन ट्यूब। कॉन्जुगेशन ट्यूब में मदद करता है ताकि दो बैक्टीरियम आपस में अटैच हो सके। देखो किसका काम है, एफ पिलाई या सेक्स पिलाई का। तो यहाँ पे वही तो हो रहा है बेटा, यहाँ पे वही तो हो रहा है, सब चीज कनेक्टेड है। यहाँ पर देखो ये एफ पिलाई है, ये एफ पिलाई क्या करेगा, हेल्प इन द अटैचमेंट ऑफ टू बैक्टीरियम, क्या करेगा, कॉन्जुगेशन ट्यूब के फॉर्मेशन में मदद करेगा। अब होता क्या, देखो ये जो आपका यहाँ पर जो प्लाज्मिड एफ प्लाज्मिड डीएनए था, ये एफ प्लाज्मिड ये रेप्लिकेशन करेगा, रेप्लिकेशन करके एक छोटा सा टुकड़ा बनाएगा, ठीक है, छोटा सा टुकड़ा जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड लीनियर प्लाज्मिड डीएनए है, ठीक है। ये जो टुकड़ा है किससे बना है, एफ प्लाज्मिड डीएनए के रेप्लिकेशन से। और ये कैसा है, सिंगल स्ट्रैंडेड है, लीनियर है, लंबा सा है और प्लाज्मिड डीएनए है। अब ये कॉन्जुगेशन ट्यूब से होता हुआ फीमेल बैक्टीरिया के अंदर आ जाएगा और थोड़ी देर बाद ये जो टुकड़ा था ये क्या करेगा, वापस से डबल स्ट्रैंडेड हो जाएगा। देखो प्लाज्मिड डीएनए बिकम्स डबल स्ट्रैंडेड, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, प्लाज्मिड डीएनए बिकम्स डबल स्ट्रैंडेड। ये जो प्लाज्मिड डीएनए आया था ना, ये कुछ देर के बाद वापस से क्या हो जाएगा, प्लाज्मिड डीएनए बिकम्स डबल स्ट्रैंडेड एंड सर्कुलर, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड और सर्कुलर हो गया। तो अब ये एफ पॉजिटिव मेल बैक्टीरिया था और अब ये भी एफ पॉजिटिव मेल बैक्टीरिया हो गया। तो यानी कि देखो इस डोनर ने क्या किया, रेसिपिएंट को भी अपने जैसा बना दिया, एफ पॉजिटिव ने एफ नेगेटिव को भी अपने जैसा बना दिया। कॉन्जुगेशन के एंड में देखो जो दोनों बैक्टीरियम है दोनों एफ पॉजिटिव है। ये कैसे हो पाया, बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ क्या, डीएनए, ट्रांसफर ऑफ प्लाज्मिड डीएनए, ठीक, समझ में आया ना। तो ये कॉन्जुगेशन का प्रोसेस है, इस तरीके से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। तो बेटा यहाँ पर हमने कंप्लीट किया मोनेरा किंगडम को। पढ़ने में मजा आया, हाँ टफ लगा, हाँ टफ लगा, बोलो बोलो कमेंट में लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा आपका किंगडम मोनेरा होता है कंप्लीट। थोड़ा फीडबैक दे देना यार कि आपको ऐसा लग रहा है कि सर कोई चीज़ आपको चेंज करना चाहिए, आप थोड़ा देखो
जैसे होता है ना कि सर थोड़ा स्लोली पढ़ाओ, या फिर सर आपका हैंड राइटिंग थोड़ा इंप्रूव करो, कुछ भी देखो, कुछ भी पॉजिटिव फीडबैक है ना, क्रिटिसिज्म है, मैं उसको हमेशा एक्सेप्ट करता हूँ। आप अच्छे से मुझे अपना दुख दर्द सुनाओगे, मैं अच्छे से उसको समझूंगा और आपको मदद भी करूंगा। ठीक है, चलिए, आलतू फालतू बातें मत कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, जो टॉपिक से रिलेटेड है आप वो चीज़ कमेंट करो, मैं उसी का आंसर दूंगा। आलतू फालतू चीज़ है, मैं ध्यान ही नहीं देता उधर। ठीक है, तो जो भी डाउट है लिख दो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, वो डाउट को मैं देखूंगा और किसी दिन लाइव आएंगे, लाइव सेशन लूंगा और सारे डाउट आपके मैं समझा दूंगा। ओके, तो यहीं पे ये लेक्चर होता है समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम किंगडम मोनेरा हो गया ना, किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड बेटा टेक केयर।